तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली येलो मैपल वैली का डिसाइपल बन चुका है, मगर उसकी स्पिरिचुअल रूट कमजोर होने की वजह से ब्रेक थ्रू करना उसके लिए मुश्किल होगा। और उसी वक्त हानली को पता चला फॉरबिडन ग्राउंड के बारे में। इस जगह पर तरह तरह के रेयर हर्ब्स उगा करते थे। अगर हानली उन्हें हासिल कर पाए तो बड़ी जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर पहुँच जाएगा। मगर ये काम उतना भी आसान नहीं, क्योंकि वो जगह खतरनाक स्पिरिचुअल बीज से भरी पड़ी थी। साथ ही इस ट्रायल में पूरे कॉन्टिनेंट के 7 सेक्ट भी हिस्सा लेने वाले थे, तो डिसाइपल्स में भी बैटल होना तय है। मगर अपनी कल्टीवेशन जर्नी को किक स्टार्ट करने का हानली के पास इससे अच्छा मौका नहीं होगा, इसलिए वो भी अपने सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ फॉरबिडन ग्राउंड की तरफ रवाना हो गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर सभी डिसाइपल्स फॉरबिडन ग्राउंड के ओपन होने का इंतजार कर रहे थे। तभी हानली की नजर पड़ी मिस हान पर, जिससे वो मार्केट में मिला था। अब वो दोनों एक दूसरे से बात कर पाए इससे पहले स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन का एल्डर उन्हें घूरने लगा। तभी एल्डर जियांग हानली को बताने लगी कि ये बंदा थोड़ा सा टेढ़ा है। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर ऐसे हैं कि जो ची कंडेंसेशन वाले बंदों को परेशान करना पसंद करते हैं। ये फेंग्यून तो सबसे ज्यादा बेरहम है, और वो जो बंदा सांपों को यूज करके लोगों को डरा रहा है, उसने खुद के फायदे के लिए अपनी पूरी फैमिली को ही खत्म किया था। तब तक वहाँ पर मास्क मून सेक्ट के लीडर नी चांग अपने डिसाइपल्स के साथ पहुँच गई। वेल ये सेक्ट सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और टफ था। तभी हानली उन डिसाइपल्स में एक बंदी को देखता है जो कि इमॉर्टल असेंशन असेंबली में एक एल्डर थी, मगर आज वो यहाँ पर एक मामूली सी कल्टीवेटर बन के आई है। भले ये बात रूल्स के खिलाफ थी, मगर हानली ने इस बात का एल्डर जियांग के सामने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया। अब अगले ही दिन 7 सेक्ट के एल्डर्स अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए ब्लड फॉरबिडन ग्राउंड को ओपन कर देते हैं। वो एरिया ओपन होते ही सभी डिसाइपल्स बड़ी ही तेजी से उसमें दाखिल होने लगे, लेकिन हानली को किसी बात की कोई जल्दी नहीं थी। वो पोर्टल में एंटर करते ही खुद को समझाता है कि उसने सोच समझकर सारी प्लानिंग करनी है। साथ ही साथ वो किसी से बेवजह पंगे नहीं लेना चाहता था। हानली अब ड्रैगन पॉन्ड के इलाके में पहुंच गया। वहाँ जाते ही वो कुछ हर्ब्स कलेक्ट करना शुरू कर देता है, मगर तभी उसे किसी के आने की आहट हुई, इसलिए हानली तुरंत ही छुप गया। हानली देखता है कि वो बंदा ग्रास कलेक्ट करने में बिजी है, और तभी स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के 2 डिसाइपल्स पॉइजनस कोल्ड आइस टोड से उस बंदे को वहीं पर खत्म कर देते हैं। हानली उनकी बातों से ही समझ गया कि ये लोग स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन से बिलोंग नहीं करते, ये तो बस कोई पेशेवर कातिल थे। अब थोड़ी देर उस फॉरबिडन ग्राउंड को एक्सप्लोर करते हुए हानली को कई सारे कल्टीवेटर्स की लाशें मिल गई, जिससे वो कंफर्म हो चुका था कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साथ ही साथ एक कल्टीवेटर के पास से हानली को सिल्क थ्रेड का ट्रेजर मिल गया, जो कि उसे इस जर्नी में काफी ज्यादा काम आएगा। और उसी वक्त हानली को महसूस हुआ कि कोई उस पर नजर रखे हुए है, तो तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। दरअसल ये वही मास्क मून सेक्ट के लोग थे। उनकी सीनियर कहने लगी कि हम इस बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मैं अपनी कल्टीवेशन सप्रेस करके यहाँ आई हूँ, तो हमें सिर्फ हर्ब्स कलेक्ट करने पर ध्यान देना है। इधर हानली अपनी इनविजिबल सिल्क थ्रेड की पावर को चेक करता है, जो कि उसे काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। अब हानली ने एक सेफ जगह ढूंढ ली थी जहाँ पर कोई उसे आसानी से ढूंढने न पाए। इधर पूरे फॉरबिडन ग्राउंड पर जंग का माहौल था। डिसाइपल्स आपस में एक दूसरे को खत्म कर रहे थे, लेकिन हानली किसी भी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। वो कहता है कि बस 3 ही दिनों में यहाँ का स्मोक हट जाएगा, तभी मैं बाहर जाकर जरूरी हर्ब्स की तलाश करूंगा। वही दूसरी तरफ हमें येलो मैपल वैली के डिसाइपल दिखाई जाती है, जो कि किसी के अटैक को डॉज करते हुए इधर उधर भाग रही थी। उसे ट्रैक्शन टूल में एक सीनियर डिसाइपल दिखाई दे रहा था, और ये कोई और नहीं बल्कि हानली था। अब वो बंदी उसे मदद की भीख मांगने लगी, और इधर हानली को समझ नहीं आ रहा था कि उसने क्या करना चाहिए। और तभी उस अटैकर ने इस बंदी पर एक जोरदार हमला कर दिया, मगर तभी हानली बीच में जाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस बंदी से कह रहा था कि तुम ये फाइट बंद करो, वरना तुम्हें हम दोनों का मुकाबला करना पड़ेगा। जिस पर वो बंदी कहने लगी कि तुम्हारे जैसे 100 लूजर्स भी मुझे हरा नहीं सकते, और फिर वो अपनी पावरफुल ब्लेड से इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो हानली भी अपने गोल्ड बीटल का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर देता है, जिसे वो बंदी बड़ी आसानी से डॉज कर रही थी। तो हानली ने मौका मिलते ही उसे अपनी सिल्क थ्रेड में जकड़ लिया। उसे लग रहा था कि अब वो बंदी कंट्रोल में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसने तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सारे थ्रेड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब वो हानली पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ी रही थी कि तभी हानली एक बार फिर से उस पर हमला कर देता है। हालांकि उस बंदी ने अजूर मिरर को एक्टिवेट किया, जो कि उन सारे गोल्ड बीटल्स को होल्ड करने लगी। तो हानली अपनी सोड और दूसरी बंदी अपनी फायर पावर का यूज करके अजूर मिरर को ब्रेक कर देते हैं। इन दोनों की पावर की वजह से वो बंदी काफी पीछे ढकेली गई थी। तब तक हानली
हानली एक बार फिर से उस पर अपनी गोल्ड बीटल रिलीज कर देता है, मगर उस बंदी ने क्रिस्टल बॉल का यूज करते हुए अपने आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग शील्ड बना दी। उस शील्ड के सामने तो हानली की गोल्ड बीटल भी फीके पड़ गए थे। वो लड़की कहती चलो अब अटैक करने की बारी मेरी है, मगर तभी पीछे से उस पर हमला हो गया। वेली अटैक किया था फेंग्यून नाम के बंदे ने, जो कि हेवनली इंपीरियर फोर्टिस सेक्ट का डिसाइपल था। अब फेंग्यू उस बंदी का ट्रेजर कलेक्ट कर पाई इससे पहले हानली ने उस पर फायर अटैक करके उस क्रिस्टल बॉल को हासिल कर लिया। ये देखकर तो फेंग्यू काफी ज्यादा भड़क गया था, तो अब वो भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से इन लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें हानली की जूनियर डिसाइपल एक ही सेकंड में मारी गई। जो देखकर हानली ने भी अपनी गोल्ड बीटल का यूज करते उस बंदे के साथ फाइट बैक शुरू कर दी, जिसे वो बंदा येलो पैरासॉल का यूज करके काउंटर करने लगा। वेली अम्ब्रेला एक बेहतरीन शील्ड के साथ साथ पावरफुल स्वॉर्ड जैसा भी काम करती थी। अब उन दोनों के दरमियान हमें जबरदस्त फाइट देखने को मिली। भले ही हानली के अटैक कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, वो फेंग्यू के सामने फीका पड़ गया था। तो अब इस बंदे से निपटने के लिए हानली ने अपने थंडर बॉल्स का यूज किया। वो वहाँ पर कई सारे ब्लास्ट कर रहा था, मगर फेंग्यू सबको काउंटर करते हुए सीधा हानली पर कूद जाता है। वो कह रहा था कि तुम्हारे मामूली से वेपन्स मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इधर हानली अपनी शील्ड की मदद से उसके अटैक को काउंटर कर रहा था, जिसके बाद मौका मिलते ही हानली ने वहाँ पर थंडर बॉल से जोरदार धमाका कर दिया। इस ब्लास्ट में हानली भी थोड़ा सा घायल हो गया था, मगर उसने फेंग्यू को जलाकर भस्म कर दिया। हानली देखता है कि वहाँ पर फेंग्यू के कुछ ट्रेजर पड़े हुए थे, जिन पर ब्लास्ट का कोई असर नहीं हुआ, जिनमें से एक है गोल्डन पेज और दूसरा था फेंग्यू का बूट, जिसे पहनते ही हानली की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अब हानली खुद को संभाल पाई इससे पहले दो डिसाइपल्स उसे देख लेते हैं। वे लोग ब्लास्ट की आवाज सुनकर ही यहाँ आए थे, मगर हानली भागते हुए तुरंत एक जगह जाकर छुप जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई मिस हान से। अब उन दो डिसाइपल के वहाँ से जाने के बाद मिस हान उसे बताती है कि फॉरेस्ट में आते ही मुझ पर किसी ने जानलेवा हमला किया, साथ ही साथ मेरी स्टोरेज बैग और मैप भी छीन लिया। अब बिना मैप के मैं कहीं जा नहीं सकती, जिस पर हानली उसे बताता है कि अभी जो दो बंदे मेरा पीछा कर रहे थे वो तुम्हारे ही सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो क्यों ना तुम उनके साथ चली जाओ। जिस पर मिस हान जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं उन लोगों को नहीं जानती। फॉरबिडन लैंड में आने से पहले हमारे कई सारे डिसाइपल्स को स्ट्रेंजर्स के साथ रिप्लेस किया गया, तो मैं इन नए डिसाइपल्स पर भरोसा नहीं कर सकती। इधर फॉरेस्ट के बाहर सभी एल्डर्स ट्रैकिंग डिवाइस के जरिए अपने डिसाइपल्स को काउंट कर रहे थे। एल्डरली कहते कि पिछली बार हमारे इतने सारे डिसाइपल्स मारे नहीं गए थे, जरूर अंदर कोई गड़बड़ होगी। इधर हानली मिस हान को लेकर हब्स की तलाश में निकल चुका था। वो कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई? जिस पर मिस हान बताती है कि मेरे पेरेंट्स की मौत के बाद मेरे पास बस मेरा भाई बचा है, मगर कुछ दिनों पहले वो भी बुरी तरह से घायल हो गया। उसे हील करने के लिए मुझे सन डिवाइन फ्लावर की जरूरत है, और वो रेयर हब सिर्फ इसी ग्राउंड पर मिल सकता है, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। जिस पर हानली कहता है कि ये हब हमें फॉरेस्ट की सेंटर में मिलेगा, और थोड़ी देर में ये लोग सेंटर के पास पहुँच जाते हैं, लेकिन जोंगो नाम के बंदे ने इनका रास्ता ब्लॉक कर दिया। मिस हान हानली को बताती है कि बंदा काफी ज्यादा चालाक है, हमने इससे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहिए। मगर हानली को तो कुछ भी करके फॉरेस्ट के सेंटर में जाना ही था। तब तक जोंगो की खतरनाक पाइथन हानली पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। हानली की स्लैश अटैक्स का भी उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, तो हानली अपनी इनविजिबल सिल्वर थ्रेड को स्प्रेड करते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है, जो देखकर पाइथन भी उसके पीछे आ गए। मगर इससे पहले कि वो स्नेक्स हानली पर अटैक कर पाए, वो बड़ी ही तेजी से नीचे आ जाता है। साथ ही साथ उसने काफी कूल अंदाज में उन सांपों के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो देख जोंगो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि तुमने मेरी स्पिरिचुअल पाइथन को मार दिया, और तुम्हारी हिम्मत तो देखो, यहाँ पर मेरा मुकाबला करने चले आए। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम मुझे हरा पाओगी? वहीं पर मिस हान उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल फाइट नहीं करना चाहते, लेकिन वो बंदा उनकी एक नहीं सुनता। वो कह रहा था कि अगर आगे जाना है तो मेरे साथ फाइट करो, और तभी उसकी नजर पड़ी हानली ने पहने हुए बूट्स पर। वो कहता है कि ये तो फेंग्यू के बूट्स हैं, मगर ये उसने तुम्हारे हवाले क्यों किए? जिस पर हानली कहने लगा कि तुम तो ये अच्छे से जानते होंगे कि फेंग्यू ऐसा बंदा नहीं जो अपने ट्रेजर लोगों में बांटता फिरे। ये सुनकर जोंगो थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहता है कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा लूजर फेंग्यू को मार पाया। तो हानली भी अपनी तलवार उस पर रेस करते हुए कहने लगा कि चलो फिर मुझे चैलेंज करो, मगर जोंगो इसके लिए तैयार नहीं था। वो तुरंत ही अपना रंग बदलते हुए कहने लगा कि देख भाई, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों ने फाइट करनी चाहिए, इससे अच्छा तो हमारे जैसे पावरफुल लोगों ने एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। एक्चुअली इस जगह का मैप सबके पास अलग अलग है, इतना ही नहीं ग्रेड 7 सेक्ट के पास भी यहाँ का पूरा नक्शा अवेलेबल नहीं है, तो मैं बस तुम्हारे मैप को देखना चाहता हूँ, और बदले में तुम भी मेरे मैप को चेक कर सकते हो। इसलिए बड़ी ही मुश्किल के बाद इन लोगों ने थोड़ा सा भरोसा करके एक दूसरे के मैप चेक किए, और वाकई वो काफी ज्यादा अलग थे। बाद में जोंगो ने भी इन दोनों
दोनों को फॉरेस्ट के सेंटर में जाने दिया। हालांकि इन दोनों को अभी भी जोंगू पर यकीन नहीं था। उन्हें पता था कि ये बंदा हमें ऐसे ही जिंदा नहीं छोड़ेगा। इधर मास्क मून सेक की बंदी अपने डिसाइपल्स के साथ एक केव में पहुंच गई थी। वो सबको आगाह करती है कि यहाँ पर जेड क्रोकोडाइल्स है। उन्होंने पिछली बार हमारे सेक के कई सारे डिसाइपल्स को खत्म किया था। तो ये सभी लोग ग्रुप्स बनाकर स्प्लिट हो जाते हैं और उनकी सीनियर सीधा हब के पास पहुंच गई। लेकिन हब को कलेक्ट करते ही उन पर क्रोकोडाइल्स ने अटैक करना शुरू कर दिए। इनके स्लैश अटैक इतने पावरफुल नहीं थे कि उन क्रोकोडाइल को रोक पाए। तो बंदी अपने ब्रेसलेट का यूज करते हुए इन दोनों क्रोकोडाइल्स को खत्म कर देती है। उसका ये आर्टिफैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। वही दूसरी तरफ जोंगू अपने साथियों को हानली और मिस हान के बारे में बताने लगा। वो कहता है कि येलो मैपल वैली का वो डिसाइपल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग सन डिवाइन फ्लावर केव की तरफ गए होंगे। तो तुम लोग जल्दी से वहाँ जाकर उनका काम तमाम कर देना। इधर हानली बस सन एंड मून बीड का इंतजार कर रहा था और तभी वो बीड वहाँ से गुजर जाता है। दरअसल इस बीड को मास्क मून सेक के एक्सपर्ट्स ने बनाया था, जिसका यूज करके वो लोग इस फॉरेस्ट में मौजूद मिस्ट को गायब कर सकते हैं। अब इनका रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर हो गया था। तो हानली मिस हान को लेकर सीधा उस केव में पहुंच जाता है, जहाँ पर कई सारे हर्ब्स थे और साथ ही साथ वहाँ पर था सन डिवाइन फ्लावर। मगर ये लोग उसे हासिल करने से पहले जोंगू के 2 चमचे वहाँ पर पहुँच गए। हानली इनके साथ फाइट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता था, मगर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। तभी हान उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें ये फ्लावर कलेक्ट करने दीजिए, वरना मेरा भाई मारा जाएगा। मगर वो लोग उसकी एक नहीं सुनते और उन्होंने सीधा मिस हान पर अटैक कर दिया था। मगर हानली ने बड़ी ही तेजी के साथ उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उन लोगों के पास पॉइजनस डार्ट थे, जो देखकर मिस हान कहती है कि ये हमारे सिक के लोग हो ही नहीं सकते। हमारे सिक का कोई भी डिसाइपल पॉइजन टेक्निक को यूज नहीं करता। जिस पर वो बंदे कहते हैं कि तुम दोनों भी कुछ ही पलों के मेहमान हो, तो हम कौन है ये जानने की कोशिश मत करो। और तभी हानली ने फायरबॉल से इन पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो लोग भी हानली के हर एक अटैक को काउंटर कर रहे थे, लेकिन हानली के फायरबॉल के सामने उनकी एक न चली। और फिर क्या, थोड़ी देर में वो दोनों भी मारे जाते हैं। साथ ही साथ सन डिवाइन फ्लावर भी इन लोगों ने कलेक्ट किया था। मिस यूजी हान तो ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। अब वो इस जर्नी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता है कि वो खुद के साथ साथ हानली को भी फंसा देगी। इसलिए वो हानली का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस जाने का फैसला लेती है। हानली भी उसकी मदद करके काफी ज्यादा खुश था। इधर हानली को अभी भी कुछ हर्ब्स की तलाश थी, जिसमें है स्पिरिचुअल डिवाइन फ्रूट और चार्ल्स डनी मशरूम। इसीलिए वो स्टोन हॉल की तरफ रवाना हो गया। उसी एरिया में मास्क मून क्लैन के लीडर भी पहुंच चुकी थी। इधर हानली स्टोन हॉल को एक्सप्लोर कर ही रहा था कि तभी उसे किसी की आहट हुई, इसलिए वो तुरंत ही हॉल में छुप जाता है। उसी हॉल में जोंगू भी मौजूद था। वेल, इसका प्लान है इन सभी लोगों को इसी हॉल में ट्रैप करके खत्म कर देना। वही दूसरी तरफ हानली उस जगह पहुंच गया जहाँ पर उस स्पिरिचुअल ट्रेजर रखा हुआ था, लेकिन इन लोगों के होते हुए वो इस ट्रेजर को हासिल नहीं कर सकता, इसलिए वो छुपकर इन सबको नोटिस करने लगा। इधर सभी डिसाइपल्स ने फॉर्मेशन सेटअप कर दिए थे, मगर तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा पाइथन इन पर अटैक करने लगा, जिससे ना ही इन लोगों की फॉर्मेशंस रोक पा रही थे और ना ही उस बंदी का ब्रेसलेट। वहीं पर हानली को पूरा यकीन था कि ब्लैक स्केल पाइथन नहीं हो सकता, इसी वजह से तो ये लोग इसे आसानी से मार नहीं पा रहे। तब तक उस एरिया के पास जोंगू भी पहुंच जाता है। वो एक टेलिस्मान के जरिए उस एरिया को पूरी तरह से सील कर चुका था, ताकि ये लोग बाहर ही ना आ पाए। वही दूसरी तरफ वो बंदी अपने डिसाइपल्स को बता रही थी कि ब्लैक स्केल पाइथन नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन है, हमें इससे बच के रहना होगा। और तभी वो ब्लैक ड्रैगन इन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जो कि इतना ज्यादा खतरनाक था कि इनकी शील्ड भी तुरंत ही ब्रेक हो गई। साथ ही उस ड्रैगन के अटैक में मास्क मून सेक के कई सारे डिसाइपल्स मारे गए, लेकिन उस ड्रैगन ने एक काम अच्छा किया था कि डिसाइपल्स को मारने के चक्कर में वो वहाँ लगा सील भी हटा देता है। अब वहाँ पर बस वो बंदी ही जिंदा बची थी, तो ब्लैक ड्रैगन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस ड्रैगन से बचते हुए वो बंदी हानली को भी देख लेती है। वो उससे कह रही थी कि जल्दी से बाहर आकर मेरी मदद करो, वरना बाद में तुम भी मारे जाओगे। और तभी वो वहाँ के पेड़ों से टकराकर नीचे गिर गई। ब्लैक ड्रैगन उसे मारने के काफी ज्यादा करीब था, मगर तभी हानली अपनी शील्ड का यूज करते उस ड्रैगन को रोकने लगा, जिसके बाद वो गोल्ड बीटल का यूज करते उस पर हमले करना शुरू कर देता है। मगर उस ड्रैगन की स्किन काफी ज्यादा टफ थी, जिसके चलते हानली उसे घायल नहीं कर पाया। तो अभी दोनों भी वहाँ से भागना शुरू करते हैं। ड्रैगन पर इनके कोई अटैक काम नहीं कर रहे थे। तो फाइनली हानली ने अपनी गोल्ड बीटल का यूज करते हुए वहाँ के एक बहुत बड़े स्टोन पिलर को उसके ऊपर गिरा दिया, जिसके चलते वो ड्रैगन वहीं पर बेहोश हो गया था। और ये सब देखकर वो सीनियर भी हानली से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई। मगर थोड़ी देर में वो ड्रैगन स्टोन पिलर को हटाने लगा, जो देख हानली उससे कहता है कि तुम बस थोड़ी देर इसे रोक के रखो, तब तक मैं अपने एक स्पेशल टेलिस्मान को एक्टिवेट करता हूँ। अब वो यहाँ से वहाँ भागते हुए एक सेफ जगह ढूंढने लगा। वही दूसरी तरफ
तरफ वो बंदी अपने ट्रेजर का यूज करके उस ड्रैगन को ट्रैप कर देती है। इधर हानली अपने टैलिस्मान के जरिए गोल्डन ब्रिक को एक्टिवेट कर देता है, मगर उस टैलिस्मान का यूज करने के लिए ढेर सारी स्पिरिचुअल पावर की जरूरत थी, तो हानली चाहकर भी उसे एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। इधर उस बंदी की ताकत भी उस ड्रैगन के सामने फीकी पड़ गई, जिसके चलते वो आजाद हो गया था। अब वो ब्लैक ड्रैगन उस बंदी पर फाइनल अटैक करने के लिए उसके सामने पहुंच गया, मगर तब तक हानली ने अपना काम कर दिया। उसकी गोल्डन ब्रिक बड़ी ही तेजी से आकर उस ब्लैक ड्रैगन को एक ही हिट में खत्म कर देती है। साथ ही साथ वो टैलिस्मान भी अपना काम पूरा करके हानली के पास आ जाता है। इधर उस मास्क वाली बंदी उस ड्रैगन की सोल और अपना ब्रेसलेट कलेक्ट कर लेती है। वो कह रही थी कि ये ड्रैगन अब तुम्हारा है, जिस पर हानली जवाब देते हुए कहने लगा कि इस ड्रैगन की खाल आर्मर बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा मटेरियल साबित होगी। तो बंदी ड्रैगन बॉडी के और भी यूजेस हानली को बताने लगी। वो कह रही थी कि तुम इसके हॉर्न्स और क्लॉस से मैजिकल टूल बना सकते हो। इसका ब्लड भी एलिक्सर्स की रिफाइनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। तो हानली तुरंत ही उस ब्लैक ड्रैगन पर एक कट मार देता है। उसके अंदर उसे एक कोर मिली थी। तो हानली उस बंदी से पूछने लगा कि आखिर ये क्या है? मेरे ख्याल से इसकी ये डिमोनिक कोर होगी। तो बंदी तुरंत ही जाकर उस कोर को चेक करने लगी, लेकिन जब तक वो समझ पाए कि ये क्या है, तब तक वो कोर वहाँ पर अपनी पावर्स रिलीज कर चुकी थी। ये दोनों भी उस कोर की चपेट में आ गए। इन्हें एक अजीब सी फीलिंग महसूस होने लगी थी, जिसके बाद अचानक से ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। इनका खुद पर कोई कंट्रोल था ही नहीं और फाइनली ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब हानली की नींद खुली तो तुरंत ही अपने कपड़े पहन लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्या कर दिया। तभी वो बंदी उसे बताती है कि दरअसल वो डिमोनिक कोर ना होकर ब्लैक ड्रैगन के टेस्टिकल्स थे। अगर वो किसी फीमेल के कांटेक्ट में आए तो मधुहोशी की अजीब सी एनर्जी रिलीज करते हैं। तो हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए तुम इसे एक सपना समझकर भूल जाओ। तो हानली भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। अब उस बंदी ने वहाँ का बॉक्स कलेक्ट कर लिया और हानली ने ढेर सारे हर्ब्स जमा करना शुरू कर दिए। यहाँ पर उसे काफी सारे रेयर हर्ब्स मिल गए थे, जो कि ब्रेक थ्रू करने में उसकी मदद करेंगे। इधर उस बंदी को भी हानली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन ये बात वो हानली के सामने बिल्कुल भी शो नहीं कर रही थी। अब ठीक 3 दिन गुजरने के बाद फॉरबिडन लैंड क्लोज होने का वक्त हो चुका था, जिस वजह से एल्डर्स ने वहाँ मौजूद बैरियर को तुरंत ही ओपन कर दिया और हम देख पाते हैं कि जिंदा बचे हुए सारे डिसाइपल्स 1 बाय 1 बाहर आ चुके हैं। वहीं पर हम एल्डर ली हुआ के चेहरे पर टेंशन क्लियरली देख पाते हैं, क्योंकि उन्होंने एल्डर फुई उनके साथ शर्त लगाई थी। इधर वो बंदी हानली से कह रही थी कि हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ, ये बात गलती से भी किसी के साथ शेयर मत करना। तो हानली उससे प्रॉमिस करता है कि ये बात वो हमेशा अपने दिल की गहराइयों में छुपा कर रखेगा और अगर फ्यूचर में ये बंदी कभी भी किसी मुश्किल में फंस गई तो जरूर से उसकी मदद करेगा। हालांकि वो बंदी कह रही थी कि तुम एक ची कंडेंसेशन के बंदे हो, भला तुम मुझे क्या ही प्रोटेक्ट करोगे? बेहतर होगा कि तुम खुद ही इस बेरहम दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करो। अब वो ऐसी जा ही रही थी कि तभी हानली ने उससे उसका नाम पूछा, लेकिन वो अपना नाम बताए बिना ही वहाँ से फ्लाई करने लगी, जो देख हानली को थोड़ा सा बुरा लग रहा था। और तभी उसे उस लड़की की आवाज आई। वो कह रही थी कि मेरा नाम है नानगोंग वान, जो सुनकर हानली के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इधर ये सभी एल्डर्स बाकी बचे हुए डिसाइपल्स का वेट कर रहे थे। तभी नानगोंग पोर्टल से बाहर आ जाती है, मगर उसकी सीनियर अपनी बंदी को जिंदा देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई। वहीं पर एल्डर फुयून एल्डर ली हुआ को चिढ़ाते हुए कहने लगे कि शायद आज मेरे दोस्त का दिन कुछ ज्यादा ही खराब है, मगर एल्डर ली उससे कहते हैं कि इतनी जल्दी खुशियाँ मत मनाओ, अभी भी पोर्टल क्लोज होने में थोड़ा वक्त बाकी बचा है। और तभी एकदम लास्ट मोमेंट पर हानली उस पोर्टल से बाहर आ गया। वो तो बस मास्क मून सेक्ट की कैरेज को ही देखे जा रहा था, क्योंकि वो नानगोंग को ठीक से अलविदा नहीं कह पाया। तभी एल्डर ली हुआ हानली से कहने लगी कि चलो चलो जल्दी से तुमने जो भी लाया है वो हमें शो करो। तो हानली भी अपनी स्टोरेज बैग खाली करना शुरू कर देता है। उस अकेले ने ही इतने सारे रेयर हर्ब लाए थे, जो कि पूरे के पूरे 7 सेक्ट के डिसाइपल भी कलेक्ट नहीं कर पाए, जिन्हें देखते ही एल्डर ली हुआ ने खुश होकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। वो एल्डर फुयून से कहते हैं कि अब तो इन्हें काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम क्लियरली बता सकते हैं कि आप बेट हार चुके हो। चलो अब जल्दी से मेरे ब्लड ड्रैगन की इनर कोर मुझे दे दो। एल्डर फुयून तो ये देना भी नहीं चाहते थे, मगर बेट लगाई है तो पूरी भी करनी पड़ेगी। इस इनर कोर को हासिल करके एल्डर ली हुआ काफी ज्यादा खुश थे। वो हानली से कहते बच्चे पाइथन पर तुम मेरे पास रुक जाना। तो हानली भी उनकी बात मान जाता है। एल्डर ली कह रही थी कि हानली तुमने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम्हें वापस लौटने के बाद अजुरिसन सोर्ड मैनुअल रिवॉर्ड दूंगा। साथ ही साथ वो हानली को उनका डायरेक्ट डिसाइपल बनने का भी ऑफर देते हैं, जिसे हानली ने तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन वो मास्टर को एक और बात की रिपोर्ट करता है। वो कह रहा था कि स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन के डिसाइपल्स हमेशा स्पिरिचुअल बीस्ट का यूज करके ही फाइट करते हैं, मगर उनमें से कुछ लोग पॉइजनस वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सब सुनकर तो एल्डर ली हुआ को भी थोड़ा सा टेंशन आ गया, मगर वो हानली की इस खबर को अप्रिशिएट करते हुए कह रहे थे कि बस कुछ
समय के लिए इस बात को सीक्रेट रखो। अब सेक्ट में वापस आने के बाद हानली ने फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए एलिक्सर बनाना शुरू कर दिए। उसके स्पिरिचुअल रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिस वजह से उसे लगभग 10 एलिक्सर स्पिल की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ उसे इस बात का भी खतरा था कि जब वो उन्हें रिफाइन करेगा तब उसमें से कई सारी पिल्स अपने आप वैनिश हो जाएगी। इसलिए हानली ने फॉरबिडन लैंड से जितने भी हर्ब्स कलेक्ट किए थे उन सबको यूज किया। ये उसके पास ब्रेक थ्रू करने का आखिरी मौका था, तो कई सारी पिल्स बनाकर उन्हें रिफाइन करने के लिए अर्थ फायर रूम चला गया। ये वो जगह है जहाँ पर डिसाइपल्स कुछ स्पिरिचुअल स्टोन्स देकर यहाँ लगे फर्नेस का यूज कर सकते हैं। तो हानली ने भी वहाँ पर मौजूद एक फर्नेस रूम रेंट पर ले ली। अब वो तुरंत ही वहाँ लगी फर्नेस में उसने बनाई हुई पिल्स को डालकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है, लेकिन इसमें उसे काफी ज्यादा वक्त लग रहा था और शुरू की कुछ पिल तो फर्नेस के बाहर आते ही डिस्ट्रॉय हो गई, जो देखते ही हानली थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि ये उसके पास आखिरी मौका था। जिसके बाद हानली ने कई सारे एलिक्सर पिल्स प्रॉपर्ली रिफाइन कर ली। इसमें उसे काफी दिन लग गए थे और फिर वो उन्हें कंज्यूम करके कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। उसे अपने कोर में काफी ज्यादा गर्माहट फील हो रही थी। साथ ही साथ उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी बॉडी पर लाखों चींटियां रेंग रही हो। और फिर थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी अचानक से शांत होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बॉडी पूरी तरह से क्लींस हो गई है। साथ ही साथ उसकी बोन मैरो भी रिफाइन हुई थी। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब हानली के पास बस एक ही पिल बाकी बची थी। इस बार उसे कुछ भी करके सक्सेसफुल होना ही है। उसके लिए तो सिचुएशन ऐसी थी नाउ और नेवर। तो अब हानली ने उस पिल को भी कंज्यूम कर लिया। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसकी बॉडी में यूनिवर्स की सारी पावर समा रही हो और तभी एक पावरफुल वेव उसकी बॉडी से रिलीज हो जाती है, जिससे तो वहाँ मौजूद गार्ड भी थोड़ा सा डर गया था। इधर हानली ने फाइनली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, मगर अचानक से ही हानली बेहोश हो गया। वो काफी दिनों से एक ही जगह पर बैठा हुआ था। साथ ही साथ उसने काफी सारे पिल कंज्यूम करने की वजह से उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी लीक होने लगी थी। तो जल्दी से अज़ूर एसेंस मैनुअल को बाहर निकाल कर उसकी कल्टीवेशन मेथड का यूज करने लगा। सिर्फ यही एक ऐसी मेथड है जिसका यूज करके बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी का सप्लाई तेजी से हो सकता था। तो हानली उस मैनुअल को स्टडी करते हुए उसकी चारों लेवल को मास्टर कर लेता है। उसके ऐसा करते ही उसकी खोई हुई सारी एनर्जी वापस हासिल हो चुकी थी। अब हानली तुरंत ही उस फायर रूम से सीधे अपने सेक्ट में वापस चला गया। तभी उसकी मुलाकात हुई एल्डर वू से। वो कह रही थी, हानली आज के बाद तुम मुझे एल्डर नहीं बल्कि बड़े भाई बुलाओगे। तुमने तो बड़ी ही जल्दी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू किया, साथ ही साथ मास्टर ली हो कि भी तुम डिसाइपल बने हो। मगर हानली कभी खुद क्रेडिट नहीं लेता। वो कहता है, बड़े भाई मेरी बस किस्मत अच्छी थी इसलिए ये सब हो पाया, लेकिन मेरी स्किल्स अभी भी वीक है। मैंने बस अज़ूर सोर्ड मैनुअल के 4 लेवल ही मास्टर किए हैं। जिस पर एल्डर वो बता रहे थे कि अज़ूर सोर्ड मैनुअल खासकर इमॉर्टल्स का बुक है। आमतौर पर हमारे डिसाइपल बस इसके 3 लेवल तक ही सीखते हैं, क्योंकि चौथी लेवल तुम्हारी बॉडी की स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन करेगी। साथ ही साथ वो मैनुअल कंप्लीट भी नहीं है, उसका आधा हिस्सा मिसिंग था। अगर वो आधा हिस्सा तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारी पावर्स बाकी डिसाइपल के मुकाबले काफी ज्यादा बेहतरीन होगी। तो हानली सीनियर वो की गाइडेंस के लिए उनका शुक्रिया अदा करके सीधे सेक्ट लीडर के पास पहुंच गया। सेक्ट लीडर तो हानली की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे। वो कहते हैं कि तुमने फॉरबिडन ग्राउंड से सबसे ज्यादा हर्ब हासिल किए, साथ ही साथ तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट कमजोर होकर भी तुमने फाउंडेशन बिल्ड किया। ऐसा मिराकल हजारों सालों में कोई एक बंदा ही कर पाता है। जिस पर हानली उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि सीनियर मेरी तो बस किस्मत अच्छी थी। तो मास्टर हानली को कुछ फ्लैग्स देकर कहने लगे कि येलो मैपल वैली के फॉर्मेशन फ्लैग्स हैं। तुम कोई भी लोकेशन चूज करके वहाँ अपनी केव बना सकते हो और ये फ्लैग्स तुम्हारी केव को प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही एक अच्छी केव ढूंढने में स्पिरिचुअल बीस्ट काइलिन तुम्हारी मदद करेगा। तो हानली तुरंत ही अपनी केव ढूंढने निकल पड़ा और तभी एक बंदी हानली से बात करने पहुंच गई। उससे पूछ रही थी कि क्या तुमने लूफेंग को मारा था। दरअसल ये वही बंदी है जिसकी हानली ने इज्जत बचाई थी, मगर हानली इसके लिए साफ मना कर देता है। मिस चेन कहने लगी कि भले ही तुम इस बात को मानो या ना मानो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि उस रात तुम्ही ने मेरी जान बचाई थी। वहीं दूसरी तरफ हम जो मुरेन जो कि हानली का फर्स्ट मास्टर था उसकी बेटी को देखते हैं, जो कि हानली को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। हानली ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी वापस आएगा, मगर अभी तक हानली अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। इधर हानली काइलिन नाम के चूहे को फॉलो करते हुए अपने नए घर की तलाश करने लगा। काइलिन ने उसके लिए एक बेस्ट केव ढूंढ के दी थी, जहाँ पर एक स्पिरिचुअल स्प्रिंग भी थी। ये अपने आप में ही एक बहुत रेयर बात है, इसलिए हानली काइलिन का लाड करते हुए इसे थैंक्स बोलने लगा। साथ ही साथ हानली ने वहाँ पर 2 फॉर्मेशन फ्लैग भी सेटअप किए थे। अब वो काइलिन को एक स्पिरिचुअल पिल खिलाकर वहाँ से भेज देता है, मगर उस चूहे ने उसे शो किया कि फ्लैग फॉर्मेशन किसी काम का नहीं। वो फ्लैग फॉर्मेशन तो एक चूहे को भी रोक नहीं सकते थे, तो भला एक इंसान को क्या ही रोकेगा। इसलिए हानली डिसाइड करता है कि वो मार्केट जाकर कोई अच्छा सा फॉर्मेशन परचेस करेगा ताकि वो अपनी केव को प्रोटेक्ट कर पाए। तो हानली बॉर्डर टाउन में पहुंच गया। वहाँ जाते ही
तभी उसे पता चला कि यहाँ का एक शॉपकीपर बहुत ही बेहतरीन से फॉर्मेशन सेल करता है, मगर उसे मिलेनियम हब की तलाश थी और वो हब इतना ज्यादा रेयर है कि आज तक कोई भी उसकी ये डिमांड पूरी नहीं कर पाया। तो हानली भी उसी शॉप में चला जाता है। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारी काफी तारीफें सुन रखी है कि तुम हेवनली स्टार सेक की फॉर्मेशन मास्टर हो, मगर तुम्हारी एज एक फॉर्मेशन मास्टर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। वेल, इस बंदे का नाम था युनशाओ। वो हानली से कहता है कि ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ, तुमने भी तो बहुत ही कम एज में फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर ब्रेक थ्रू किया है। वेल, कल्टीवेशन की दुनिया ही अजीब है, यहाँ पर कब क्या हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब हानली सीधा मुद्दे पर आ गया। वो कह रहा था कि तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम बीमार हो। मेरे ख्याल से तुम्हें मिलेनियम हब किसी और के लिए चाहिए। खैर, मेरे पास वो हब है और बदले में मुझे एक पावरफुल फॉर्मेशन की तलाश थी। युनशाओ देखता है कि वाकई हानली के पास वो रियल हब था, मगर हानली दोबारा से अपना हब वापस ले लेता है क्योंकि युनशाओ के पास वैसा फॉर्मेशन ही नहीं जिसकी हानली को तलाश है। हानली उसे बता रहा था कि मुझे एक डिफेंसिव फॉर्मेशन की जरूरत है जो कि लोगों की नजरों में भी ना आए, साथ ही साथ उन्हें कंफ्यूजन भी होनी चाहिए। तो युनशाओ से 5 एलिमेंटल रिवर्सल फॉर्मेशन शो करता है। वो कह रहा था कि इसे मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर बनाया था। ये हाईली पावरफुल कल्टीवेटर्स के अटैक को भी डिफेंड कर सकता है। तो हानली उससे पूछने लगा कि अगर तुम्हारे पास इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन था फिर ये अभी तक सेल क्यों नहीं किया, जिस पर वो बंदा बताता है कि ये फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर तुम वो हब एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो तो मैं कुछ ही महीनों में इसे कंप्लीट करके तुम्हें दे दूंगा। साथ ही साथ हानली देखता है कि ये बंदा तो मैजिकल टूल बनाने में भी माहिर है। वो हानली को भरोसे के तौर पर टूल रिफाइनिंग की बुक ऑफर करता है। वो कह रहा था कि इसमें मेरी सारी सीक्रेट मेथड है, जब तक मैं तुम्हें फॉर्मेशन बनाकर ना दूं तब तक तुम इसे अपने पास रख सकते हो। साथ ही हानली को उस बुक में एक नाम मिला जो कि था शिनरुइन। तो समझ जाता है कि शायद युनशाओ इसी पर्सन को बचाना चाहता है। इधर युनशाओ से बताता है कि रुइनी फॉर्मेशन की रियल मास्टर है। इस फॉर्मेशन को उसने और मैंने मिलकर बनाया था, मगर फिलहाल वो काफी ज्यादा बीमार है। ये सब सुनकर हानली समझ गया कि ये बंदा उसे धोखा नहीं देगा। तो हानली ने उसे ब्लैक ड्रैगन की स्किन और बोन्स भी दे दिए ताकि युनशाओ उनका यूज करके मैजिकल डिवाइन आर्टिफैक्ट बना पाए। साथ ही साथ हानली ने उसे मिलेनियम हब भी दे दिया था ताकि वो बंदा रुइन की जान बचा पाए। और अब हमें 15 दिन बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर एल्डर वो सीनियर ए को चुपचाप से फॉलो कर रहे थे। वहीं पर सीनियर ए जोंगवू से मिलने पहुंच चुका था जो कि उसे एक मैकेनिज्म पपेट दे देता है। गाइस, ये वही बंदा है जिसने हानली को फॉरबिडन ग्राउंड पर जान से मारने की कोशिश की थी और सीनियर ए इस बंदे के साथ मिलकर अपने ही सेक को धोखा दे रहा था। और तभी ये लोग एल्डर वो को देख लेते हैं। एल्डर ही अपना ये राज किसी के सामने आने नहीं देना चाहता था। अगर ऐसा हुआ तो उसका सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा, इसलिए वो तुरंत ही अपने मैकेनिज्म के बने हुए लेपर्ड को उनके पीछे लगवा देता है। वही दूसरी तरफ हानली युनशाओ से मिलने पहुंच चुका था। युनशाओ ने ब्लैक ड्रैगन के बॉडी पार्ट से काफी सारे डिवाइन आर्टिफैक्ट प्रिपेयर कर लिए थे जो देख हानली काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। साथ ही युनशाओ भी मिलेनियम हर्ब्स के लिए हानली को थैंक्स बोल रहा था क्योंकि फाइनली उसकी गर्लफ्रेंड की जान अब खतरे से बाहर थी। साथ ही वहाँ पर हानली को एक शील्ड टैलिस्मान भी मिल गया जो कि युनशाओ ने किसी और के लिए बनाया था, लेकिन वो बंदा कभी उसे वापस लेने आया ही नहीं। इसलिए युनशाओ ने वो शील्ड टैलिस्मान हानली को गिफ्ट किया। इस टैलिस्मान की मदद से वो फॉर्मेशन को रिचार्ज भी किया जा सकता था, जिसके बाद हानली ब्लैक ड्रैगन के क्लॉ और फिन से बने हुए आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लेता है जो कि एक डिवाइन विंड बोट थी। ये इतनी ज्यादा तेज थी कि हवा से भी बातें करे। तो हानली इसकी सवारी करके काफी ज्यादा खुश हो गया और उसी वक्त हानली को एल्डर ए के छोड़े हुए डिमोनिक पपेट नजर आए जो कि सीनियर वो का पीछा कर रहे थे। एल्डर ए उनसे कह रहा था कि अब तुझे सब कुछ पता चल चुका है तो तुझे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं। सीनियर वो चाहकर भी इस पपेट के आर्मीज का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता था और इसी दरमियान ये ने उस पर पावरफुल अटैक कर दिया। वो कहता है कि इतने सालों से तू मेरी आंखों में चुभ रहा था और आज फाइनली मुझे तुझे मारने का मौका भी मिल गया। जिस पर सीनियर वो कहने लगे कि मेरे जैसे नेक बंदे हमेशा तेरी आंखों में चुभते आए हैं। जो सुनते ही एल्डर ए ने सीनियर वो पर एक जोरदार अटैक कर दिया जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए, मगर तभी हानली ऊपर से उन पपेट्स पर अटैक करना शुरू कर देता है। एल्डर ए तो हानली को देखकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था अच्छा हुआ कि तू आज खुद ही यहाँ मरने के लिए चला आया। जिसके बाद वो हानली पर भी हमले करना शुरू कर देता है जिन्हें हानली जैसे तैसे डॉज करने लगा। वहीं पर सीनियर वो हानली से कहते कि तुम जल्दी से यहाँ से सेक लीडर के पास चले जाओ, उन्हें बता देना कि मास्टर ये गद्दार है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट माउंटेन सेक के साथ मिलकर कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है, मगर हानली सीनियर वो को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहता था। तब तक सारे पपेट्स ने एक साथ मिलकर सीनियर वो पर अटैक कर दिए, लेकिन हानली ने समय रहते वहाँ पर एक शील्ड बना ली थी। साथ ही साथ वो कई सारे पपेट्स को भी निपटा देता है और फिर मौका मिलते ही उसने सीनियर वो को विंड बोट में खींच लिया। ये लोग एल्डर ए के सारे अटैक को डॉज करते हुए सीधे हानली की केव की तरफ रवाना हो गए। हानली उन्हें बताता है कि मेरे पास काफी सारे एलिक्जर्स है जो
जो कि आपको फटाफट से हील कर देंगे। मगर सीनियर वो कहते कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुम जल्दी से सेक लीडर जोंग के पास जाकर इस बात की रिपोर्ट करो। दरअसल 100 सालों से जू कंट्री का 6 डेविल डाओ सेक्ट येलो मैपल वैली को कंट्रोल करना चाहता था, मगर वो कभी कामयाब नहीं हुए। हालांकि इस बार कहानी कुछ अलग थी। एल्डर ये और जोंगू इसी 6 डेविल सेक्ट के जासूस है। सीनियर वू को ये भी शक था कि इन्होंने दूसरे सेक्ट में भी अपनी जासूसों को सेट किया होगा, इसलिए वो चाहती थी कि इन जासूसों को जल्दी से पकड़ा जाए, वरना इस कॉन्टिनेंट के सभी 7 सेक्ट बर्बाद हो जाएंगे। इधर हानली उन्हें लेकर सीधे अपने केव के पास पहुंच गया। वो पहला सीनियर वू की जान बचाना चाहता था। साथ ही साथ हानली को पता था कि मास्टर ये यहाँ पर जरूर आएगा, तो युनशाओ ने दिया हुआ आधा अधूरा फॉर्मेशन सेटअप करना शुरू कर देता है। मगर वो फॉर्मेशन फुल्ली एक्टिवेट हो पाई इससे पहले एक पपेट वहाँ पर कूदने लगे, जो देखकर सीनियर वू कहते हानली तुम फॉर्मेशन को संभालो और तब तक मैं इनसे निपट लेता हूँ। जिसके बाद एल्डर वू ने अपनी बची हुई पावर का यूज करते हुए उन पपेट्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। इधर हानली ने भी फॉर्मेशन को फुल्ली एक्टिवेट किया था, मगर तब तक सीनियर वो घायल हो गए, जो देख हानली काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसने तुरंत ही अपनी सोड को स्पिन करते हुए इन पपेट्स को खत्म करना शुरू कर दिया। मगर वहाँ पर ढेर सारे पपेट्स थे, जिनसे निपटने के चक्कर में हानली सीनियर वू को एलिक्सर भी नहीं दे पाया। वो सीनियर वू को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक ये भी वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि तेरा ये फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, तो तू मुझे बिल्कुल भी रोक नहीं सकता। बच्चे आज तो तुझे मेरे हाथों मरना ही होगा। जिस पर हानली कहता है कि ये इलाका येलो मैपल वैली का है, क्या तुझे डर नहीं लग रहा कि यहाँ के एक्सपर्ट तेरी हकीकत जान जाएंगे? लेकिन ये को पूरा यकीन था कि वो हानली को मार के इस मैटर को यही पर दफना देगा, इसलिए वो अपने पपेट्स को हुक्म देता है कि जल्दी से जाकर इसके फॉर्मेशन को ब्रेक कर दो। तो उन पपेट्स ने फॉर्मेशन पर मुसलसल अटैक करना शुरू कर दिए, जिससे उस शील्ड पर क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो चुके थे। तो हानली अपने टेलिस्मान शील्ड से उस फॉर्मेशन को एनर्जी प्रोवाइड करने लगा, लेकिन वो हजारों पपेट्स के कंटिन्यूअस अटैक को रोक नहीं सकता था। लेकिन उतने में ही उन पपेट्स पर थंडर बरसना शुरू हो गए। दरअसल वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल एल्डर आ चुके थे, जिनका नाम है मास्टर ली, और ये कोर फॉर्मेशन स्टेज पर है। उन्होंने अपने थंडर स्ट्राइक से एक ही सेकंड में एक को निपटा दिया था, जिसके चलते एल्डर ए के सारे पपेट्स भी डीएक्टिवेट हो गए। तो हानली तुरंत ही उनसे बात करने चला जाता है। एल्डर उसे बताते हैं कि मैं काफी दिनों से ये पर नजर रखी हुई था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि ये बंदा डेविल सेक्ट का जासूस होगा। वहीं पर हानली उनका शुक्रिया अदा करने लगा। अगर मास्टर ली टाइम पर नहीं आते तो शायद एल्डर ये के पपेट्स हानली को खत्म कर देते। मगर हानली और मास्टर ली सीनियर वू की मौत से काफी ज्यादा मायूस हो गए। हानली उन्हें बताता है कि सीनियर वू ने हमेशा मेरा साथ दिया, उन्होंने हमेशा मुझे गाइड किया, लेकिन आज मैं उनकी जान बचाने में नाकाम रहा। तो मास्टर ली उसे समझाते हैं कि तुम खुद को ब्लेम मत करो, सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी है, जिसे हम बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसलिए बस अब अपने मार्शल ब्रदर को अलविदा कह दो। अब मास्टर ली के वहाँ से जाने के बाद हानली एल्डर ए का बटवा उठा लेता है, जिसमें उसे डेवलपमेंट टेक्निक मिली, और इसी का यूज करके एल्डर ए उन पपेट्स को कंट्रोल कर रहा था। बाद में हानली ने सीनियर वो के फाइनल रिचुअल्स पूरे किए। वो कहता है सीनियर मैंने आपके लिए माउंटेन पर एक स्पेशल जगह चूज की है, ताकि आप हमेशा यहाँ से माउंटेन के बेस्ट नजारे देख पाओ। अगर आप मुझे फॉर्मेशन सेटअप करने नहीं बोलते तो शायद मैं मारा जाता, मगर आपने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे प्रोटेक्ट किया, और आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप हमेशा मेरी यादों में जिंदा रहोगे। जिसके बाद हानली उन्हें अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।